केस बेस्ड एमसीक्यू सुन के ही डर लग जाता है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका वो डर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा तो don't believe it? Watch the full video because I am going to discuss the case-based MCQ and other MCQs also from CA Inter RTP for November 21 attempt. यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पढ़ते हुए ही हाउ टू आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स, हिंट्स कहाँ पर छुपे हुए हैं और देखना क्वेश्चंस उन्हीं पे बेस्ड होंगे. इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon so that you get notifications for all such interesting videos. Also, visit my website theorymasterslearning.com for exciting lectures, books and test series. लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अब आप मुझे बोलोगे मैम इतना लंबा क्वेश्चन आप वीडियो में ही पढ़ने वाले हो क्या? हम पढ़ लेंगे ना बाद में. नहीं स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप ये क्वेश्चन पढ़ो बिकॉज वी आर गोइंग टू हाईलाइट द की पॉइंट्स एंड यही की पॉइंट्स आपको क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प करेंगे. सो इफ यू डोंट हैव द आरटीपी विद यू, अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है तो वीडियो अभी पॉज कर दो. आई वॉन्ट कि आप बेस्ट होगा एक प्रिंट ले आओ, ठीक है? तो वो प्रिंट आउट ले आओ और मेरे साथ साथ चीज़ें हाईलाइट करते रहो, पॉइंट्स हाईलाइट करते रहो. आई विल मेक यू राइट सम नोट्स ओवर देयर. तो वो सबके साथ साथ हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 1% कंपनी. ये जानबूझ के उन्होंने डाला है नवंबर 21 अटेम्प्ट के आरटीपी में बिकॉज ओपीसी में अमेंडमेंट हुआ था एंड क्वेश्चन इज वेरी लाइकली ऑन ओपीसी, स्मॉल कंपनी, CSR. अमेंडमेंट वीडियो अलग से डालूंगी, वो भी जाके जरूर देखना. ये वीडियो में हम सिर्फ MCQs डिस्कस कर रहे हैं. बाकी जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो मैं अपने स्टाइल से डिस्कस करूंगी वेयर आई विल ऑल्सो गिव यू हैंड रिटन नोट्स फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है? तो यहां पर सिर्फ MCQ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. The first question is based on OPC. You can highlight this as important and expected in exam because of the amendment. अच्छा, Ramesh started a new venture of online business supplying grocery items at the doorstep of the consumers. ये सब introduction है, मुझे नहीं लगता इतना हमें पढ़ना चाहिए. Then he employed the boys having their own bikes, allocated the areas which they were accustomed, etc., etc. His friend, who is a chartered accountant, advised him that you can start a corporate structure. तो क्यों एक unorganized structure में work करता है? Why don't you start a corporate structure and you can convert your proprietary business into 1% company? So Ramesh agreed. The OPC was incorporated in the name Ask Ramesh for Online Grocery OPC, for short OPC1. तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पर स्टूडेंट्स? ओपीसी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसका नाम लिया है. अब बार बार ये थोड़ी ना मेंशन करेंगे तो उन्होंने उसको शॉर्ट में OPC1 नाम दे दिया है. व्हाई हैव आई हाईलाइटेड दिस पॉइंट? आई हैव हाईलाइटेड दिस पॉइंट बिकॉज फ्यूचर जब भी हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन तो वहां पर OPC1 का मेंशन आएगा, उसकी कॉम्पोजिशन बताई जाएगी कि मेंबर कौन है, नॉमिनी कौन है. सो वी नीड टू नो कि OPC का नाम क्या है. सो आई हैव हाईलाइटेड दिस सो दैट वी नो द नेम ऑफ OPC. Now, in this OPC, Ramesh became member and director. Sudha, the mother of Ramesh, was made the nominee. और आपका काम इंस्टीट्यूट ने इजी कर दिया है बिकॉज नीचे देखो एक टेबल भी दी है. Okay, so in this they have mentioned the two OPCs which they have discussed in the question. जो फर्स्ट OPC है उसमें मेंबर डायरेक्टर कौन है? रमेश. देखो मैंने सेम इंक यूज की है ताकि आप रिलेट कर पाओ. यहां पर फर्स्ट ओपीसी में रमेश इज द डायरेक्टर, मेंबर डायरेक्टर, एंड सुधा द मदर ऑफ रमेश इज नॉमिनी. तो यहां पर कॉम्पोजिशन भी दी है कि रमेश डायरेक्टर और मेंबर है एंड सुधा द मदर ऑफ रमेश इज नॉमिनी. लेट अस कंटिन्यू रीडिंग. आफ्टर अ ईयर रमेश गॉट मैरिड विद रचना. Since the business of online supply of grocery was rising, he thought to start a new business of supply of milk and milk products and another OPC in the name of Rachna Milk Products OPC Private Limited. Short में उन्होंने लिया है OPC2. Was incorporated with the help of his professional friend Sudhanshu. ठीक है? In this OPC2, अभी देखो बार बार वो नाम नहीं मेंशन करेंगे तो OPC2, his wife Rachna became the member and director. तो उन्होंने यहाँ पर नीचे देखो टेबल में लिख दिया है that Rachna is member and director and Ramesh was the
नॉमिनी, तो यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं उसको, रमेश नॉमिनी है, रचना हिज वाइफ इज द डायरेक्टर एंड मेंबर। तो टेबल में वो उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए लिख दिया है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम सुधा द मदर ऑफ रमेश पास्ट अवे, तो मैंने ये फैक्ट वहां पर ऐड कर दिया है। अब एग्जाम में कैन वी राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर? नो, इट्स नॉट एडवाइजेबल। तो फिर आप क्या करोगे, क्विकली आप अपने आंसर शीट पे या तो बैक साइड में आप एक छोटी सी टेबल ऐसे ही बना सकते हो और वहां पर ये सब नोटिंग कर सकते हो। वाई इज ऑल दिस इंपॉर्टेंट? देखो, जब आप पूरा केस लॉ रीड कर रहे हो, देर आर सो मेनी फाइनर पॉइंट्स विच यू मे टेंड टू मिस। जैसे यहाँ पर द मदर डाइड, फिर अगर नॉमिनी डाइड तो फिर किसको हमने नॉमिनेट किया, अगर मेंबर डाइड तो नॉमिनी मेंबर बन गया, फिर उसने किसको नॉमिनेट किया। ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स क्वेश्चन में दिए हैं वो सब आप भूल नहीं जाओ, आपको क्वेश्चन वापस ना पढ़ना पड़े। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेक नोट्स वाइल रीडिंग द क्वेश्चन ओनली। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर वो एमसीक्यूज पे जाते हैं एंड देन दे फॉरगेट इंफॉर्मेशन क्या थी, फैक्ट्स क्या था, फिर वो वापस क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर देते हैं, कितना टाइम वेस्ट होगा ना। सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम, मेक नोट्स वाइल रीडिंग द क्वेश्चन ओनली। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या कर दिया, सुधा द मदर ऑफ रमेश पास्ट अवे, तो मैंने लिख दिया सुधा डाइड and before that she had made a will in which she mentioned that after her demise, that is after her death, her son that is Suresh will be made nominee of OPC 1। तो मैंने वहां पर लिख दिया that Sudha wanted Suresh to become nominee। आगे पढ़ते हैं। When Suresh came to know about this fact, he argued with Ramesh to fulfill the will of their mother, but Ramesh denied and he appointed Rachna एज द नॉमिनी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि रचना वॉज अपॉइंटेड एज द नॉमिनी। Aggrieved from the decision of Ramesh for not nominating him, Suresh threatened Ramesh to take appropriate legal action for not honoring the will of the mother and consulted his lawyer. Due to continuous threatening and hot talks between Ramesh and Suresh, Rachna became mentally upset. ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ द नॉमिनी इज नो लॉन्गर ऑफ sound mind, no longer capable of contracting. She became insane and she was also certified as insane by a medical doctor. So she lost her capacity to contract. In this situation, Ramesh, being the nominee of OPC2, became the member and director of OPC2. अरे there is a lot of information. Wait. यहाँ पर क्या होता है कि mother has died. Now सुधा वॉन्टेड सुरेश टू बिकम द नॉमिनी, लेकिन रमेश द मेंबर उसने क्या किया, अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया और उनमें इतना झगड़ा हो रहा था ना दैट रचना बिकेम ऑफ अनसाउंड माइंड। तो मैंने वो फैक्ट भी यहां पर लिख दिया दैट लेटर शी बिकेम ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, वो अनसाउंड हो गई, शी इज नो लॉन्गर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इसीलिए जो रमेश हु वॉज द नॉमिनी ऑफ OPC2 ही बिकेम द मेंबर। क्यों मेंबर बन गया? सिंपल, बिकॉज रचना इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो आप यहां पर लिख सकते हो शी बिकेम ऑफ अनसाउंड माइंड एंड शी वॉज नो लॉन्गर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इसीलिए रमेश मेंबर बन गया। इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स, रमेश इज नाउ अ मेंबर ऑफ 2 OPCs। हो सकता है क्या? नहीं, यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ 2 OPCs, यू कैन नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ 2 OPCs। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ना एक वीडियो किया था जहां पर मैंने OPC का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर, और मैंने ऐसी टेबल भी दी है वहां पे, उस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पर दे रही हूँ। यू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। वहां पर मैंने ये पूरा चार्ट, ये पूरा टेबल डिस्कस किया। सिर्फ एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो वीडियो मैंने पहले किया था, अब अमेंडमेंट हो गई है, तो अमेंडमेंट में आपको बस एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा दैट who can be member of OPC, who can be nominee of OPC, only a natural person, living person, one who is a citizen of India. Now the change is, amendment क्या है स्टूडेंट्स, whether resident in India or not, अब फर्क ही नहीं पड़ता। पहले द मेंबर नॉमिनी हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट मतलब 182 डेज इंडिया में रहना पड़ता था। अब जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट, you can incorporate OPC, you can even be member in that OPC।
फिर भी रेजिडेंट को डिफाइन किया है दैट रेजिडेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो दो अमेंडमेंट्स हुए यहाँ पर। एक तो वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट, ही कैन बी मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी, एंड रेजिडेंट को भी उन्होंने चेंज कर दिया है, पर्सन हु स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नाउ दिस डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट इज फॉर ओपीसी, ठीक है। तो यहाँ पर 120 डेज हो गया है। तो वो वीडियो जब आप देखोगे ना, ये अमेंडमेंट का ध्यान जरूर देना, अदरवाइज आई हैव एक्सप्लेन द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी, आपका पूरा ओपीसी का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, यहां पर तो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ ये अज्यूम करते हुए कि आपने ओपीसी पढ़ लिया होगा, फाउंडेशन में भी तो था ना। तो ओपीसी आपको याद है, वही मैं अज्यूम कर रही हूँ। नहीं याद है तो जाओ वहां से रिवाइज कर लो और नोट्स भी लिख लो मेरे साथ साथ, ठीक है। सो शी बिकेम मेंटली अपसेट, वो अनसाउंड माइंड की हो गई, तो रमेश मेंबर बन गया। अरे अभी तो वो मेंबर बन गया ना 2 ओपीसी में। ही हैज टू डिसाइड विद इन 180 डेज, ये प्रोविजन आपके माइंड में आ जानी चाहिए इमीडिएटली व्हाइल यू आर रीडिंग द फैक्ट्स। 180 डेज में उसको डिसाइड करना है द ओपीसी वेर इन ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ मेंबर। चलो अब डिस्कस कर ही रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो ये भी डिस्कस कर लेते। कैन अ पर्सन बी मेंबर इन वन ओपीसी, नॉमिनी इन अनदर? ये चलेगा, बट यू कैनॉट बी मेंबर इन टू, नॉमिनी इन टू ओपीसीज। हाँ, मेंबर इन वन, नॉमिनी इन अनदर, वो चलेगा। लेकिन यहां पर रचना अनसाउंड हो गई। रमेश बिकेम अ मेंबर, नाउ ही इज अ मेंबर इन टू ओपीसीज, तो 180 डेज में उसको डिसाइड करना पड़ेगा द ओपीसी वेर इन ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ मेंबर। तो सपोज ही डिसाइड्स कि मुझे ये वाले फर्स्ट ओपीसी में मेंबर कंटिन्यू रखना करना है, तो यहां पर भी तो तुम मेंबर बन गए थे, तो तुमने किसी और को नॉमिनेट किया होगा ना। अब आपने डिसाइड किया कि मुझे यहीं पे कंटिन्यू करना है एज अ मेंबर, तो यहां पर जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा एंड ही विल नॉमिनेट समवन एल्स। तो ये प्रोसीजर जो परपेचुअल सक्सेशन है वो चलता ही रहेगा। सो ओवर हियर रमेश नाउ हैज बिकम मेंबर इन टू। ओके, आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स रमेश एडवाइज्ड हिम टू डू चैरिटेबल वर्क। One of the friends of Ramesh, advised him to do charitable work by providing education to girl children of his native village. Ramesh thought about this proposal and asked his friend Sudhanshu, जो उसका friend है CA, to convert OPC into Section 8 company. Why have I highlighted this? Because आप जब ये question पढ़ रहे हो आपको याद आना चाहिए, can OPC be incorporated or converted into Section 8 company? नहीं कर सकती ना, इट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और इट कैन नॉट इवन बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा स्टूडेंट्स, ओपीसी में एक और अमेंडमेंट है, वो जो कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट्स थी ना, वॉलेंट्री कन्वर्जन, कंपल्सरी कन्वर्जन, वो अब ओमिट हो चुका है। तो अब आपको वो थ्रेशोल्ड जो लिमिट्स थे उनकी भी ज़रूरत नहीं है। 2 साल इनकॉर्पोरेशन से वेट करना पड़ता था फॉर वॉलेंट्री कन्वर्जन, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ यू कैन कन्वर्ट ओपीसी एनी टाइम दैट यू वांट। लेकिन आप अपने ओपीसी को ना तो सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ना ही कन्वर्ट कर सकते हो। सेक्शन 8 याद है आपको क्या था? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर क्या हाईलाइट किए हैं, कौन सी चीजें हाईलाइट की है, देखो देखना, हाँ उसी पे क्वेश्चंस आएंगे। जब जो पहले के पार्ट्स है उसमें तो हमको सिर्फ इतना ही देखना है दैट ओपीसी 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। मेन एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ पर ये पार्ट में छुपा हुआ है। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, Sudha died, then Rachna became nominee, then she became unsound, and Ramesh became member in 2 OPCs. चलो ये फैक्ट्स याद रखना, और सेक्शन 8 वाला तो ऑफकोर्स देखना, क्वेश्चंस इन्हीं पे होंगे। Now let us answer the question. Since Rachna became insane and lost the capacity to contract, Ramesh, who was a nominee in OPC2, became member. Now who will make nomination for this OPC? Ramesh, in the capacity of his husband, of the husband, can nominate. Ramesh, who was a nominee, now becomes a member, and now as a member he will nominate. When no person is nominated, central government will make the nomination. When no person is nominated, registrar. ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं था. The most logical option is option B. रमेश जो नॉमिनी था अब वो मेंबर बन गया, बिकॉज रचना बिकेम अनसाउंड ना, नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो रमेश मेंबर बन गया, नॉमिनी की जगह खाली हो गई।
सो नाउ रमेश विल नॉमिनेट. अभी तो वो 2 में बन गया ना मेंबर. ये देखो मैं 3rd पे जा रही हूँ बिकॉज इट इज कनेक्टेड. अब तो वो 2 ओपीसी में मेंबर बन गया. ही कैन नॉट बी मेंबर इन 2. 180 डेज में उसको डिसाइड करना है द ओपीसी वेर इन ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू एज अ मेंबर. तो देखो 180 डेज में चूज करना है. रमेश हु इज अ मेंबर बिकेम अ मेंबर इन सेकेंड ओपीसी ऑल्सो ऑन 2nd अप्रैल. तो 180 डेज कभी खत्म होंगे देखो स्टूडेंट्स. तो 2nd अप्रैल मतलब अप्रैल में 28 डेज बैलेंस रह गए. 31 days of May, 30 days of June, then 31 days of July, 31 days of August, 29 days of September. अगर हम इन सबको ऐड करें ना, ये 1 2 3 4 5 सबको ऐड करें तो 180 डेज आता है. तो उसके पास 29 सितंबर तक का टाइम है टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू इन विच ओपीसी. कौन से ओपीसी में उसको कंटिन्यू करना है एज अ मेंबर. And that decision has to be taken by 29th of September. चलो ठीक है. Whether conversion, I'm coming to the second question, whether conversion of OPC into Section 8 is permissible. It's not permissible. Option B, no, it cannot be converted into Section 8 company. After the demise of Sudha, the mother of Ramesh, Rachna was nominated as a nominee, but now she has become insane. So what recourse will you suggest to Ramesh? Ramesh is required to nominate another person as nominee. अच्छा ये किसकी बात कर रहे हैं? OPC 1 की बात कर रहे हैं ना. उसमें रमेश मेंबर था राइट. रमेश मेंबर था, रचना नॉमिनी थी ना. रचना बिकेम अनसाउंड तो मेंबर किसी और को नॉमिनेट करेगा. So now Ramesh the member will be advised to nominate another person. बाकी options भी देख लेते हैं चलो. He should wait for Rachna to become of good health. No. Although Rachna has become insane, if she is able to sign, then her nomination will continue. No, she is not capable of contracting now. Then Sudhanshu, the chartered accountant who helped, he may act as a legal consultant. No. The best option over here is option A, that Ramesh is required to nominate another person as nominee. ठीक है. तो ये थे सारे क्वेश्चंस. अच्छा खत्म भी हो गए. अरे वाह, 4 क्वेश्चंस थे और चारों हम इजीली आंसर कर पाए. दैट्स नाइस. मैंने बताया था ना आपको, क्वेश्चन अगर बराबर से पढ़ोगे, हिंट्स पिक कर लोगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो देन यू विल नॉट हैव फेस एनी प्रॉब्लम. अच्छा स्टूडेंट्स, आप बोलोगे मैम आप तो कितने इजीली ये कर सकते हो ना. हमें थोड़ा टाइम लगता है. वी नीड मोर प्रैक्टिस. स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एंड गेट फुल मार्क्स, फुल 30 मार्क्स अगर आपको चाहिए इन सीए इंटर MCQs, then you can visit my website theorymasterslearning.com and we have Laksh online practice papers for CA inter students. यहाँ पर आपको 8 पेपर्स होंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी बिकॉज वी हैव ट्राइड टू कवर क्वेश्चंस फ्रॉम MTP RTP. पुराने जो MTPs है उसमें से भी हमने लिया है. देर आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस. तो काफ़ी कुछ नया हमने लाने की कोशिश की है. वहाँ पर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी. वी हैव 30 to 50 क्वेश्चंस इन एवरी पेपर. सारे MCQs वहीं पर कवर हो जाएंगे. तो आपको बिल्कुल भी एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है. सिर्फ वो पेपर सॉल्व कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड. Link is in the description box. Do visit my website for Laksh online practice papers for CA inter corporate and other laws MCQ. ठीक है, चलो इसी के साथ हम सेकेंड क्वेश्चन भी फटाफट पढ़ लेते हैं. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे. आई थिंक पहली बार इंस्टीट्यूट ने ना ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट. चलो, रौनक एंड भौमिक, they are brothers, they are engaged in the business of dairy. Now Ronak is having 10 cows. ठीक है, तो मैंने क्या किया ना स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे उनका रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है. रौनक भौमिक दे आर ब्रदर्स. रौनक का सन चिराग है, उसका मेंशन नीचे आएगा. ये उन्होंने उनके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, सेविंग्स, सैलरी वगैरह का एक एस्टिमेट दिया है यहाँ पर. Then Ronak's son Chirag is doing engineering in dairy science from Denmark and he is in the final year. He has learned a lot by his engineering education and he wants to invite his father to know the technical aspects of dairy business. चिराग इंसिस्टेड हिज पेरेंट्स टू कम टू डेनमार्क. बोलते हैं आप डेनमार्क आ जाओ, यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी सीख लो तो आपके डेयरी बिजनेस में काम में आएगा. And he also asked them to stay there for a year to learn the nitty-gritty of the dairy business and also to enjoy life.
बाई ट्रैवलिंग टू नियर बाय प्लेसेस। तो बोला यहाँ वहाँ घूम भी लेना, 1 साल मेरे पास रहो। ये तो स्टोरी थी। फैक्ट्स जो आपको क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो अब आएंगे। आपने एक बात नोटिस की, इंस्टीट्यूट जो भी क्वेश्चंस बनाता है ना, पहले वो पूरा आपको केस का बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता है, फिर जो बीच का पार्ट है ना, जो बॉडी है उसकी, वहां पर एक्चुअली आपके क्लूज छुपे हुए हैं। आपने ये बात नोटिस की? चलो, सो इन दिस केस रौनक ही टॉक टू हिज ब्रदर भौमिक एंड एक्सप्लेन हिज प्लान टू विजिट डेनमार्क फॉर अ ईयर। अब एक्चुअली में स्टार्ट होगा। यस, तो ये फायदा है भाई ऐसे लेक्चर्स देखने का, सो दैट आपको कहाँ पर हिंट्स छुपे हैं वो पता चल जाएगा। नाउ रौनक टॉक टू हिज ब्रदर and explain his plan to visit Denmark for a year and requested to take care of his cows. यहीं पे आपको हिंट आना चाहिए। टू टेक केयर ऑफ हिज काउस मीन्स ही इज आस्किंग हिज ब्रदर टू एक्ट एज अ बेली। करेक्ट, यहां से एक्चुअली में प्रोविजन स्टार्ट हो गए। तो रौनक मैंने लिखा है ओनर है, वो बेलर है, भौमिक केयर टेकर है, बेली है। और बोलता है कि हम हमारे बेटे के पास जाएंगे, 1 साल रहेंगे, प्लीज टेक केयर ऑफ द काउस। व्हाई हैव आई हाईलाइटेड दैट? बिकॉज यू आर एक्टिंग एज अ केयर टेकर, यू आर एक्टिंग एज अ बेली। लेबरर्स एंगेज्ड, the laborers are engaged for maintenance of cows and delivery of milk. Bhaumik is just to watch over, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम लेबरर्स हैं, बस उन पे ध्यान दो। एंड टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टेक केयर ऑफ द काउस टिल ही रिटर्न्स बैक फ्रॉम डेनमार्क। तो ये पूरे पैराग्राफ में से हमको बस इतना ही समझ में आया कि बेलर रौनक है, ओनर है, भौमिक उसका केयर टेकर है, बेली है। ओके, रौनक ऑल्सो ऑफर्ड भौमिक दैट प्लीज टेक केयर ऑफ माई डेयरी बिजनेस, और मैं फ्री में नहीं तुमसे ये काम करवा रहा हूं, आई विल पे यू 10,000 रुपीज पर मंथ। वेट स्टूडेंट्स, जब ये पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं ना, तो इस 10,000 पे हम कभी ध्यान नहीं देते। क्यों? ठीक है ना, वो एक फैक्ट जैसा ही लगता है। लेकिन अगर आप बेलमेंट के प्रोविजंस याद करोगे तो आपको याद आएगा दैट बेलमेंट में भी आइदर ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। तो यहां पर इज द बेलमेंट ग्रेटिटुअस और इज इट नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट? बताओ। ये मैं लिखना भूल गई, मुझे आपको ये क्वेश्चन पूछना था, मैंने ऑप्शन में एक ही लिख दिया। अच्छा, आप बताओ मुझे, क्या ये ग्रेटिटुअस बेलमेंट है या फिर ये नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है? बोलो। अरे पैसे इन्वॉल्व है, इट इज नॉन ग्रेटिटुअस। अब कोई स्टूडेंट मुझे पूछेगा मैम मैं ग्रेटिटुअस का मीनिंग भूल गया, व्हाट डज इट मीन? ग्रेटिटुअस मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज। नॉन ग्रेटिटुअस मीन्स हेलो, मैं इधर चैरिटी करने नहीं बैठा हूं, आई एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। सो ग्रेटिटुअस में आप लिख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज है। ठीक है, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट लिखेंगे या फिर फ्री ऑफ चार्ज लिखेंगे। नॉन ग्रेटिटुअस में वी एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। ओके, तो क्या ये ग्रेटिटुअस बेलमेंट है या फिर ये नॉन ग्रेटिटुअस? अरे पैसे ले रहे हैं हम, ये नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है। ये बाद में काम आएगा, हाँ आपको, तो ध्यान देना। Ronak also told Bhaumik that the cows are covered under the insurance policy, very good, for which he has already paid advance premium, and he also shared the insurance policy. However, Ronak did not inform, he did not disclose that one cow is sick. It's very often that the cow falls sick and needs to be taken care of. He did not disclose this very important fact. It's like a defect in the goods, okay? Bhaumik agreed the cows were shifted to his dairy farm. अब मैंने जो हाईलाइट किया है वो आगे क्वेश्चन में काम आएगा, क्योंकि उसने डिस्क्लोज नहीं किया ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। Ronak and his wife went to Denmark to understand the dairy business. Bhaumik now was now looking after the dairy business of Ronak along with his own dairy business. During the year, 2 cows gave birth to 2 calves. बेलमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ये तो एक्रीशन है, ये तो एडिशन है, ये एक इंक्रीज है, ये प्रॉफिट है। अरे अगर आपने सेक्शन 163 बोल दिया ना, सुपर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। One cow which used to often fall ill had also influenced other cows, and as a result, one cow of Bhaumik and one cow of Ronak, which remained in close contact with that sick cow, also fell sick. अरे अभी देखो गड़बड़ का इफेक्ट आया है। जो काउ सिक थी उसके बारे में हमने भौमिक को बताया नहीं, वी डिड नॉट डिस्क्लोज इट। उसकी वजह से भौमिक की एक काउ और रौनक की एक काउ, दे डाइड। सो देयर इज
loss, there is damage, yes. All the three cows, that is 2 cows of Ronak, 1 of Bhaumik died. इतने अच्छे से इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है ना, मैं बोलूँ स्टूडेंट्स, कोई ऐसे एम्बिग्विटी नहीं दिखाई दे रही मुझे, सब कुछ उन्होंने क्लैरिफाई किया है. आई होप एग्जाम में भी ऐसा ही करे. When the insurance claim was lodged, company refused to pay, claiming that 1 cow of Ronak was running sick, it was not even insured. And the post-mortem report of another 2 cows, one of Ronak and other of Bhaumik, revealed that these 2 cows were in close contact and because of the infections they also died. तो in short, claim नहीं मिला, पैसा नहीं मिला. When Ronak returned back to India, he demanded his cows. अब भौमिक ने बोला, देख तूने मुझे 10 cows दिए थे, 8 cows वापस ले जा. He did not return the calves. गड़बड़, गड़बड़ है ये. calves मतलब एक्रीशन, आपने एडिशन तो रिटर्न ही नहीं किया. Bhaumik informed Ronak that due to one sick cow of Ronak, his cow also became sick and died and no insurance claim was admitted. अभी तक यहाँ पर facts ही चल रहे हैं, questions चालू नहीं हुए. ठीक है, now on the basis of the above facts we have to decide what was the fault on part of Ronak the baler. उसकी गलती क्या थी, आपको सिर्फ गलती पूछी है. अब देखो सेक्शन 150 में क्या लिखा है स्टूडेंट, इट इज बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स, द डिफेक्ट्स इन द गुड्स बेल्ड. मैम ये याद करवा दो ना जरा. वाई नॉट स्टूडेंट्स, ये देखो मैंने एक छोटा सा नोट बनाया है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है. इफ यू वॉन्ट यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन टेक डाउन द नोट. नाउ सेक्शन 150 क्या बोलता है, इट इज बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन द गुड्स बेल्ड. लेकिन यहां पर डिस्क्लोजर और आपकी लायबिलिटी क्या होगी डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बेलमेंट. ये हमने किधर तो पढ़ा है ना. हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई कराया ना, भाई तुम पैसे ले रहे हो, 10,000 रुपीज दे रहे हो, इट इज अ नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट. मैंने इसीलिए उसको ग्रीन में हाईलाइट किया है, वही आंसर है, इट्स अ नॉन ग्रेटिट्यूस. अच्छा, तो ये यूज था. तो सेक्शन 150 में क्या लिखा है, ग्रेटिट्यूस और नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट हो सकती है. इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, देखो भाई हम तुम्हें अपनी चीज फ्री में दे रहे हैं. जैसे मैंने आपको मेरा स्कूटर दे दिया फ्री में, फ्री में मतलब यूज करने के लिए, ऐसे ओनरशिप नहीं दी है. आपके एग्जाम्स चल रहे थे, मैंने बोला जाओ मेरा स्कूटर ले लो एग्जाम टाइम में, बाद में रिटर्न कर देना, पैसे नहीं चाहिए मुझे. तो मैंने आपको मेरा स्कूटर फ्री में दे दिया यूज करने के लिए. इट्स अ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. सो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली अबाउट द डिफेक्ट्स दैट आई एम अवेयर ऑफ. एक तो फ्री में दो, ऊपर से सब डिफेक्ट्स के लिए भी लायबल हो नहीं. सो बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स दैट ही इज अवेयर ऑफ. अब मुझे पता था पीछे के टायर में हवा कम है, मुझे पता था ब्रेक थोड़ी लूज है, तो जो चीजें मुझे पता है वो मुझे आपको पहले तो बतानी चाहिए. एंड अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द नोन डिफेक्ट्स, क्योंकि मैं फ्री में दे रही हूँ. अच्छा, इफ इट इज ग्रेटिट्यूस बेलमेंट देन आई मस्ट डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स दैट आई एम अवेयर ऑफ. तो मुझे आपको जाके बताना चाहिए पीछे के टायर में ना हवा कम है और जरा ब्रेक भी लूज है, देख लो ना जरा. आई शुड डिस्क्लोज दोज डिफेक्ट्स विच आई फील विल मटीरियली इंटरफियर इन द यूज. अब बिना ब्रेक के कैसे चलाओगे, पीछे के टायर में हवा कम है, ये तो बहुत मटीरियल इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे आपको बताना चाहिए. और विच आई फील मे एक्सपोज यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क. अब मुझे लगता है कि अगर ये बात मैंने आपको नहीं बताई तो आपको रिस्क है ना, आप चलाओगे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स दैट ही इज अवेयर ऑफ एंड इफ ही फील्स विल अफेक्ट द यूज ऑफ द गुड्स. लेकिन अगर नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है वेर इन यू आर चार्जिंग मनी, then you are responsible. Baler, you are responsible for all the defects, whether you know about them or not. एक तो तुम पैसे ले रहे हो, then baler you will be responsible for all defects, whether known to you or not. ठीक है, तो ये हो गए ग्रेटिट्यूस और नॉन ग्रेटिट्यूस. अच्छा, अब मुझे डिफेक्ट्स के बारे में पता है और मैंने वो बताया ही नहीं. Then the baler is responsible for the damage arising to the bailee directly from such faults. अगर मैंने डिस्क्लोज ही नहीं किए देन आई बेलर विल बी लायबल. अच्छा, यहाँ पर तो डिस्क्लोज करो नहीं करो, नॉन ग्रेटिट्यूस में तो आप सबके लिए लायबल हो, लेकिन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोन डिफेक्ट्स. आपने बताया ही नहीं, बेली को नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, आप रिस्पॉन्सिबल, आपको पता था ना उस डिफेक्ट के बारे में. अच्छा स्टूडेंट्स, अभी यही चीज हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है. सेक्शन 150 में इट इज बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज. अच्छा सुनो सुनो सुनो, आई फॉरगॉट, आपको ये नोट लिखना है क्या?
आपको ये लिखना है तो फिर वीडियो पॉज कर लो और ये लिख लो। चलो ये लिख लो, मैं थोड़ी देर रुकती हूँ। पॉज कर लो, लिख लो। डन ना? अभी अभी नेक्स्ट पार्ट लिखो उसका। ऑल राइट, आई होप यू पॉज द वीडियो एंड टुक नोट्स। हाँ, चलो यहाँ पर सेक्शन 150 बोलता है इट इज बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन गुड्स। ये नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है, तो उसका फॉल्ट क्या, उसने क्या किया? ही डिड नॉट इन्फॉर्म द कंटिन्यूस सिकनेस ऑफ द काउ, ये उसका फॉल्ट था। कैन भौमिक क्लेम डैमेजेस फॉर हिज काउ विच डाइड? अरे यहां पर मैंने लिखा था ना कि एक तो नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिफेक्ट्स वेदर नोन टू यू और नॉट। सो इन दिस केस कैन भौमिक क्लेम डैमेजेस फॉर हिज काउ? तुमने बताया ही नहीं, तो you will be, and it is a non-gratuitous bailment, you are liable for all the defects. Ronak is not liable. Bhaumik should take care of the cow. Ronak is liable since the cow died on account of close contact with sick cow of Ronak. So can Bhaumik claim damages for his cow which remained in the close contact? Yes, Ronak is liable to pay because it's a non-gratuitous bailment, पहली बात तो. So Ronak is liable for all the kinds of defect whether known to him or not. ये बात तो इनफैक्ट उसको पता थी, तो he is definitely liable. अच्छा, अगर ग्रेटिट्यूस बेलमेंट होती तो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भी वो लायबल होता बिकॉज दिस डिफेक्ट वाज नोन टू हिम. अच्छा ठीक है. वेदर भौमिक इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव डिलीवरी ऑफ 2 calves, एक्रीशन, इंक्रीज, प्रॉफिट. तो यस एक्रीशन है तो भौमिक इज बाउंड टू डिस्क्लोज. ये थोड़ा इजी वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा. Now Bhaumik returns only 8 cows because 2 cows of Ronak died. Whether Ronak is entitled to claim damages for the 2 cows? Can he claim damages? अरे एक तो तुम्हें पता था कि काउ सिक है और तुमने उस पर इंश्योरेंस भी नहीं लिया, तुमने ये बात डिस्क्लोज भी नहीं की. स्टूडेंट्स, आप अभी रियलाइज कर रहे हो कि उस वो सेंटेंस का कितना इंपॉर्टेंस है. रौनक डिड नॉट डिस्क्लोज दैट द काउ वाज सिक. तो यहां पर एक तो तुम्हें पता था दैट द काउ इज सिक, इन स्पाइट ऑफ दैट यू डिड नॉट डिस्क्लोज. नाउ बेलर हैज द राइट टू क्लेम डैमेजेस. Now over here, why am I talking from the point of view of baler? Why not Bailey? क्योंकि पॉइंट्स तो ओवरलैप होते हैं ना. बेलर की ड्यूटी बेली की राइट्स हो जाती है. तो why am I only talking from the point of view of baler? That is because क्वेश्चन उस हिसाब से फ्रेम्ड है. कैन रौनक क्लेम डैमेजेस? तो रौनक कौन है? बेलर है. तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम द बेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सी, रौनक बेलर है ना. डोंट यू एग्री विद मी? रौनक इज द बेलर. तो मैं बेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ. सो बेलर हैज द राइट टू क्लेम डैमेजेस टू द गुड्स ओनली इफ इट इज प्रूव्ड दैट द बेली वाज नेग्लिजेंट. यहाँ पर ऐसा कुछ फैक्ट तो नहीं दिया. ऑप्शंस देखो. रौनक इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस. इधर उन्होंने सिर्फ फैक्ट पूछा, इज ही एंटाइटल्ड. तो बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? रौनक इज एंटाइटल ओनली इफ ही कैन प्रूव दैट भौमिक हैज नॉट टेकन केयर ऑफ द काउज एज अ प्रूडेंट पर्सन. ही हैज नॉट टेकन मेडिकल हेल्प. भौमिक शुड मॉरली पे द लॉस. भौमिक शुड नॉट क्लेम हिज सैलरी सिंस रौनक हैज ऑलरेडी सफर्ड द लॉस. नहीं, ये सारे ऑप्शन बहुत वेग है. ओनली द सेकेंड ऑप्शन लुक्स करेक्ट. दैट देखो, तुम क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर ये प्रूव किया जाए कि बेली नेग्लिजेंट है, यहां पर तो तुम खुद नेग्लिजेंट थे, तुमने ही नहीं बताया कि काउ सिक थी. सो यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट है. सेंटर जो बॉडी मिडिल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, उसी में सारे फैक्ट्स होते जिन पे क्वेश्चंस बेस्ड हैं. नाउ दैट वॉज द केस बेस्ड क्वेश्चन. सिंपल थे. आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अभी बहुत सिंपल लगे होंगे. आई विल कीप डिस्कसिंग मोर क्वेश्चन. फिलहाल हम आरटीपी के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वी हैव ए लिमिटेड मेड अ पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स. ये तो काफी सिंपल है. द आर्टिकल्स ऑथराइज पेमेंट ऑफ 2% ऑफ द इशू प्राइस वेर एज दे नेगोशिएटेड एंड फाइनलाइज द रेट एट 2.5%. एक्ट में कितना है पता है? 2.5. यस, यहाँ पर उन्होंने नेगोशिएट करके 2.25 में ले आए. तो व्हाट इज द अंडरराइटिंग कमीशन पेएबल? आपको याद होगा, अंडरराइटिंग कमीशन विल बी एज पर द एक्ट, एग्रीमेंट और आर्टिकल्स विच एवर इज लेस.
तो एक्ट बोलता है गिव 2.5% ऑफ द इशू प्राइस एज कमीशन, मतलब उतना मैक्सिमम दे सकते हो। एग्रीमेंट बोलता है 2.25, लेकिन उनका आर्टिकल्स बोलता है 2%, सो ओनली 2% कैन बी गिवन, ठीक है। Krishna Religious Publishers Limited has received an application of 20 lakhs on 10th October from the applicants who applied for the shares in response to private placement offer. प्राइवेट प्लेसमेंट, इमीडिएटली मेरे माइंड में आना चाहिए सेक्शन 42। स्टूडेंट्स, मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट पे भी एक वीडियो किया था, उसका भी लिंक मैं यहाँ पर दे देती हूँ, उसमें मैंने नोट्स भी लिखवाए थे प्राइवेट प्लेसमेंट पे। सेक्शन 42 क्या बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट कर दी उन्होंने, स्टेट द लेटेस्ट डेट बाय विच द कंपनी मस्ट अलॉट द शेयर्स। अच्छा, ऐसी कुछ डेट है क्या? ऑफ कोर्स यस इट इज। सो आपको एप्लीकेशंस मिली, उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट करनी है ऑफ द सिक्योरिटीज। सो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मस्ट बी मेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। 60 डेज, क्वेश्चन आया है आरटीपी में, प्रोविजन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर एग्जाम। 60 डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एप्लीकेशन कभी मिली हमें? 10th अक्टूबर। 10th अक्टूबर से 60 डेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 21 बैलेंस डेज ऑफ अक्टूबर, 30 डेज ऑफ नवंबर, 9 डेज ऑफ दिसंबर, तो 9th दिसंबर इज द लेटेस्ट डेट बाय विच द अलॉटमेंट शुड बी मेड। ऑप्शन सी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? 60 डेज वाला क्राइटेरिया अगर आप पहले कभी नहीं पढ़ रहे थे या आपने सोचा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करके जाना, इस बार एमसीक्यू आया है। And the last one, shares which are issued by the company to directors, employees at a discount or for consideration other than cash for, ये हिंट है, देखो ये रहा, for working extraordinarily hard and achieving the desired output is honored with. Okay, so directors and employees, they are given those shares as sweat equity shares. Yes, section 54. So students, these were the 5 MCQs covered in the RTP for November 21 examination, or should I say December 21. All right, let's not get too technical. Now, बाकी के जो descriptive questions है that I will cover in the other video, जहाँ पर हम notes, हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा आरटीपी डिस्कस करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो मैंने स्टाइल यूज किया है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है सो डू लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड बिफोर लीविंग सब्सक्राइब टू योर चैनल Theory Masters Learning, and don't forget to visit my website theorymasterslearning.com, because we have a lot of lectures, test series, books created specially for you.